हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। वेक्टर चैप्टर हमारा शुरू है। 5.3 हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में, जिसके अंदर स्केलर प्रोडक्ट देखा था आपने किसी भी दो वेक्टर का। आज हम लोग जो है 5.4 के लिए जो है स्टार्ट कर रहे हैं। जो वेक्टर चैप्टर 5th है मैथ्स 1 के लिए, जो 12th न्यू सिलेबस आया है 2020 में, वो हम देख रहे हैं। 5.4 जो है ये पूरा वेक्टर प्रोडक्ट है। क्या है? देखो, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर्स होंगे ए बार एंड बी बार, उनका क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसका कुछ बेसिक्स जो है मैंने 5.3 के बेसिक में आपको बताया भी था। फर्स्ट क्वेश्चन वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट का था। तो आज 5.4 करने के पहले, स्टार्ट करने के पहले मैं इसकी पूरी बेसिक्स बताऊंगा कि वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है और उसकी सारी प्रॉपर्टीज बताऊंगा। लेकिन इसके पहले आपको बता दूं कि जो 5.3 का बेसिक था वो जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट अच्छे से आता है तो ये वेक्टर प्रोडक्ट भी आपको सारी चीजें आ जाएंगी, बिकॉज हम सिर्फ कंपेयर करके स्टडी करने वाले हैं। क्या था? देखो, स्केलर प्रोडक्ट यानी जो डॉट प्रोडक्ट था उसमें क्या था? डॉट प्रोडक्ट, एक मिनट, ये डॉट प्रोडक्ट है। ये क्या था कि अगर ए बार और बी बार का डॉट किया तो क्या आता था? ए बार मैग्नीट्यूड, बी बार मैग्नीट्यूड, देन कॉस थीटा आता था। ये जो था स्केलर प्रोडक्ट था। स्केलर प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर का जो मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो क्या आता है? स्केलर आता है। ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, यानी वेक्टर नहीं आ रहा है, ये एक वैल्यू होती है। इसका जो आंसर 5, 10 इस तरह से कुछ तो वैल्यू आती थी। लेकिन ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्रॉस प्रोडक्ट क्यों होता है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी दो वेक्टर होगा उसका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करेंगे बट क्रॉस से दिखाएंगे। यहाँ पर इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों बोला था? दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया था, डॉट से दिखाया था। यहाँ दो वेक्टर को किससे दिखाया? क्रॉस से दिखाया, इसलिए इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। बट ये जो था ये क्या था? स्केलर था। स्केलर क्यों था? क्योंकि इसके आंसर में वेक्टर नहीं आ रहा, ये मैग्नीट्यूड है कॉस थीटा, और ये एक वैल्यू आती है, ओके, डायरेक्शन नहीं आता, इसलिए ये स्केलर प्रोडक्ट था। 5.3 के अंदर ये देखा था। अब हम जो देखेंगे ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में आता है। इसका जो आंसर इस तरह से होता है उसके जैसे ही होता है। ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी मैग्नीट्यूड था, उधर कॉस थीटा की जगह पर साइन थीटा आ जाता है। ओके, तो वहाँ भी वो था, यहाँ भी ये था सेम, लेकिन यहाँ पर ये वेक्टर प्रोडक्ट है। एक वेक्टर यानी एन केप एक यूनिट वेक्टर यहाँ पर इसके साथ आएगा। जब भी दो वेक्टर्स को आप क्रॉस करोगे तो डिफरेंस क्या आएगा कि जैसे स्केलर प्रोडक्ट होता था डॉट प्रोडक्ट वैसे ही आएगा। यहाँ कॉस थीटा आता था तो साइन थीटा आ जाएगा, और एक वेक्टर आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा वेक्टर आ जाएगा एन कैप। ये जो है ये यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन दिखाएगा। मतलब ये जो क्वांटिटी है ये मैग्नीट्यूड है और ये उसका डायरेक्शन है, जिससे क्या होगा? ये वेक्टर हो गया। आपको पता है ना वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वो होता है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड तो हो साथ में डायरेक्शन भी हो, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है। ये सिर्फ स्केलर था क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन नहीं था। ये 5.3 में हमने कल से पूरा कर लिया था। उसमें हमने ये भी देखा था ना कि कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता था। याद आ रहा है? ये सब कंसेप्ट वहाँ डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी थी, बट इसमें ऐसा नहीं होता है कि परपेंडिकुलर तो 0 होगा, यहाँ पैरेलल होगा तो 0 होता है। तो सब डिफरेंस के साथ हम देखेंगे। अभी इसका थोड़ा सा मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको बताना चाहूँगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि कोई भी दो वेक्टर होंगे, चलो मैं आपको यहाँ पर ये दिखाता हूँ। मेरे पास अलग अलग कलर के मार्कर्स है, आपको समझना है कि ये वेक्टर्स है। सपोज रेड एंड ग्रीन, ये दो वेक्टर्स हैं। वी हैव टू वेक्टर्स हियर, ओके, यू कैन सी टू वेक्टर्स, और ये दोनों वेक्टर जो है पैरेलल नहीं है, समझो, ओके। एक तो कोई भी दो वेक्टर है, सपोज दिस इज ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर क्या करेंगे? एक प्लेन बनाते हैं। दिस इज व्हाट दे आर फॉर्मिंग अ प्लेन। ये दोनों मिलके एक प्लेन बना रहे हैं इस तरह से। अब जब इन दोनों का क्रॉस करोगे, ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस बी बार, ओके, सपोज मैं इसको ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ आपको। ए बार क्रॉस बी बार, सपोज दिस इज ए बार और एक दूसरा वेक्टर है सेम पॉइंट से स्टार्ट होता है बी बार, ओके। तो सपोज मैं अगर ऐसे करता हूँ ए बार क्रॉस बी बार, अगर समझो मेरा एंगल ऐसे जा रहा है, ऐसे ध्यान से देखो, ये ऐसे जा रहा है, ये एंगल ऐसे जा रहा है, तो क्या होगा? एकदम देखो, मैं इसके अंदर बताता हूँ। दो वेक्टर्स हैं ए बार बी बार, और इनका मैं क्रॉस करूंगा, और समझो मेरा एंगल यहाँ से यहाँ जा रहा है। एंगल कहाँ से कहाँ जा रहा है? ये ए बार है और ये बी बार है। मैं ए बार क्रॉस बी बार कर रहा हूँ, एंगल यहाँ से जा रहा है। तो आपको क्या करना है? राइट हैंड रूल होता है ना, थंब रूल, वो एंगल कहाँ से जा रहा है? यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो आप ऐसे करके एंगल जिस तरफ जा रहा है उस तरफ से ही अपनी उंगलियों को ऐसे करो और मोड़ लो। अंगूठा कहाँ? ऊपर की तरफ है,
तो यानी जो ऊपर के डायरेक्शन में यहाँ पर एक तीसरा वेक्टर है, देखो ये इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर एक तीसरा वेक्टर है, ये जो ब्लैक दिख रहा है, तो ये जो है ये परपेंडिकुलर वेक्टर है। ये एक्चुअल में क्या है, ये दोनों जो वेक्टर है रेड और ग्रीन, ए बार बी बार, इनका क्रॉस करेंगे तो वो थर्ड वेक्टर आता है। तो ये ए बार क्रॉस बी बार क्या है, ए बार और बी बार को अगर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो उनका जो आंसर आएगा ये थर्ड वेक्टर आएगा, जिसका डायरेक्शन एन कैप है। इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होगा, एन कैप। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज द थर्ड वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दीज टू वेक्टर। जो दोनों दो वेक्टर्स हैं उनका जो प्लेन है उस प्लेन को ये परपेंडिकुलर होता है तीसरा वेक्टर। तो किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जो आंसर आएगा वो तीसरा वेक्टर आएगा जो इन दोनों वेक्टर के प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब मैंने बोला समझो इस वेक्टर से इस वेक्टर को क्रॉस कर रहे हैं और ये ऐसे एंगल जा रहा है, तो हमने क्या किया, एंगल यहाँ से यहाँ जा रहा है ना दोनों के बीच में, तो हमने अपनी जो उंगलियाँ उसको इस तरह से किया और घेर लिया, तो अंगूठा बाहर की तरफ निकला, तो ये थर्ड वेक्टर है। ओके, समझो एंगल यहाँ से यहाँ आएगा। ओके, अब राइट हैंड मेरा ये है, एंगल यहाँ से यहाँ आएगा तो मैं ऐसे, देखो अब मैं कैसे बोला, एंगल यहाँ से यहाँ जा रहा है तो मैं राइट हैंड से ही करूँगा। अब ये जो राइट हैंड है यहाँ से ऐसे करना पड़ेगा, समझो ऐसे, यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, और कर्ल किया तो अंगूठा नीचे की तरफ है, तो जो थर्ड वेक्टर है अब नीचे की तरफ आएगा, यानी तीसरा वेक्टर जो है यहाँ आएगा। ओके, यानी कि अगर आप ऐसे करते हो दिस क्रॉस दिस, ओके, तो जो थर्ड वेक्टर है नीचे के डायरेक्शन में आएगा। अगर ऐसे करोगे दिस क्रॉस दिस, ऐसे एंगल आ रहा है तो तीसरा वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा। इससे क्या समझ में आता है कि अगर मैं ए बार क्रॉस बी बार करता हूँ और बी बार क्रॉस ए बार करता हूँ, ओके, सपोज मैं ऐसे करता हूँ, ए बार क्रॉस बी बार, मतलब यहाँ से यहाँ, ओके, तो राइट हैंड देखो ये ऐसे आ रहा है ऐसे, तो अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा। ए बार क्रॉस बी बार किया तो जो मेरा थर्ड वेक्टर है पीछे साइड में जाएगा ये, और समझो मेरा एंगल ऐसे जा रहा है बी बार क्रॉस ए बार ऐसे, तो अब ये देखो अब ऐसे करोगे तो ये बाहर की तरफ आया, तो अब मेरा जो ये है बाहर की तरफ आएगा। अभी ये प्लेन में बता रहा हूँ मैं इस तरह से, मतलब एक्चुअल मतलब क्या है समझने की कोशिश करो कि अगर दिस क्रॉस दिस किया, ये क्रॉस ये, तो ऐसे ये, यानी तीसरा वेक्टर इस तरह है दोनों को परपेंडिकुलर। अगर दिस क्रॉस दिस करूँगा, ग्रीन क्रॉस रेड, तो तीसरा वेक्टर नीचे के डायरेक्शन में जाएगा। ये मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर। ओके, सो दोनों में क्या हो रहा है, ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस ए बार में जो थर्ड वेक्टर है उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू निगेटिव। ओके, ये निगेटिव होता है। इसमें क्या था, ऐसे चलता था, ए बार डॉट बी बार और बी बार डॉट ए बार सेम होता था डॉट में, बट क्रॉस होगा तो सेम नहीं होगा, माइनस होगा। अभी तक मैंने जो बताया नहीं समझागा तो टेंशन मत लो, आप क्या करो सीधा याद रखो कि अगर ए बार क्रॉस बी बार किया तो अप डायरेक्शन है और बी बार क्रॉस ए किया है तो अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब ये दोनों सेम नहीं होते, निगेटिव आता है। ओके, अगर नहीं समझा तो फिर से रिपीट करके देखो। ओके, फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो ये एक वेक्टर ए बार और बी बार, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो एक तीसरा वेक्टर आएगा जो इसको परपेंडिकुलर होगा, ऐसे, समझे? बस इतना याद रखो, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर जाना है तो मैंने अभी बता दिया, डीप में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब आगे क्या, यहाँ पर जो आंसर आता है ये वेक्टर में आ रहा है, दिस इज व्हाट वेक्टर एन कैप। ये जो था स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, इसमें वेक्टर नहीं आता था, ये वैल्यू आती थी। ओके, अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ इसका मैग्नीट्यूड, ए बार क्रॉस बी बार, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यही होगा ए बार बी बार और साइन थीटा। ये एन कैप नहीं लेने का, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, जब भी आप किसी वेक्टर के दोनों तरफ इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको मॉड बोलते हैं। मॉड मतलब क्या, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो क्या है, ये तो आ गया दोनों साइन थीटा, ये एन कैप नहीं लेना, समझ गए? तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी हो गई। हम लोगों को जब वैल्यू फाइंड करना होगा किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा उसका, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे आप करते थे ए बार मैग्नीट्यूड बी बार इंटू कॉस थीटा, वैसे क्या है ए बार इंटू बी बार साइन थीटा मैग्नीट्यूड में, बट ये बार डॉट बी बार के लिए था, ये ए बार क्रॉस बी बार के लिए मैग्नीट्यूड के लिए, वेक्टर नहीं आएगा। ऐसे करने से ये मैग्नीट्यूड आएगा, क्योंकि वेक्टर कब आता है, जब यहाँ पर एन कैप हो। एक ये हो गया। अगर आपको बोला जाएगा कि साइन थीटा निकालो, कि साइन थीटा क्या होगा, एक मिनट, हाँ, तो ये साइन थीटा कैसे आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये इसके नीचे आ जाएगा,
ए बार क्रॉस बी बार मैग्नीट्यूड, इसके नीचे ये आ गया, क्या आ गया, ए बार मैग्नीट्यूड इंटू बी बार मैग्नीट्यूड। तो ये साइन थीटा के लिए फॉर्मूला आ गया कि ऐसे कॉस थीटा के लिए भी यहाँ होता था, यहाँ कॉस थीटा के लिए क्या होता था, याद करो, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये इसके नीचे आता था ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ए मॉड बी, ओके, ये मल्टीप्लाई था। तो ये जो कॉस थीटा, यहाँ पर देखो मॉड था क्या, नहीं, डॉट प्रोडक्ट में मॉड की जरूरत नहीं है, बट साइन थीटा लोगे तो ए बार क्रॉस बी बार का मॉड होगा, तो ये डिफरेंस है, ओके। और बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं आपको बताना चाहूँगा एक एक करके। यहाँ पर क्या होता था, जो मैंने बताया ए बार डॉट बी बार और बी बार डॉट ए बार, आगे पीछे किया तो चल जाता था, इसमें नहीं चलेगा। ए बार क्रॉस बी बार, अगर बी बार क्रॉस ए बार किया तो जो है इसका डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा, ओके, ये याद रखना प्रॉपर्टी। अभी मैंने आपको यूनिट वेक्टर के टर्म में बताया था। यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट की, कि अगर कोई दो सेम यूनिट वेक्टर है आई डॉट आई, तो आई का डॉट करेंगे 1 आता है, सेल प्रोडक्ट 1 आता है। जे डॉट जे क्या आता था इसमें, याद करो, मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ दोनों, और के डॉट के भी 1। बट अगर दोनों अलग होते थे, आई डॉट जे, डॉट प्रोडक्ट में दोनों अलग है तो 0 हो जाता था, याद है। यहाँ ऐसे नहीं होता, यहाँ पर आई डॉट आई सेम होगा तो 0 हो जाएगा, जे डॉट जे 0 हो जाएगा, ओके, और के डॉट के जो है वो 0 हो जाएगा, के डॉट के ये भी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा क्यों 0 होता है। यहाँ पर अलग अलग होगा आई डॉट जे तो क्या होगा वो बताऊंगा अभी, जे डॉट के हुआ तो क्या होगा, और के डॉट आई हुआ तो क्या होगा, और अगर समझो जे डॉट आई हुआ तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम लोग, इसके अंदर क्या था कि ए बार डॉट बी बार अगर 0 है, ये स्केलर प्रोडक्ट है, याद करो, ये 5.3 में सीखा था हमने, 5.4 में वेक्टर सीखना है, बट मैं कंपेरिजन करके बता रहा हूँ कि स्केलर में क्या था और वेक्टर में क्या है। क्यों, क्योंकि अगर आप कंपेयर करके याद रखते हो तो आप कंफ्यूज नहीं होते, आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। बोर्ड एग्जाम में जब भी आप एग्जाम दोगे तो आपको डॉट प्रोडक्ट पूछा है या क्रॉस प्रोडक्ट पूछा, तो आपको अगर कंपैरिजन याद होगा तो आप सही तरीके से आंसर निकालोगे, नहीं तो क्या होगा कि अगर डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है और आप क्रॉस प्रोडक्ट के तरीके से कर दिए तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए कंपेयर करके रखो, जब भी डॉट प्रोडक्ट है तो क्या करना और क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या करना। देखो यहाँ क्या होता है कि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब क्या है, देखो यहाँ पर ये एक वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर है, ए बार और बी बार, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या होता था परपेंडिकुलर, तो 90 कॉस 90 क्या होता था, यहाँ पर कॉस 90 0 होता था, 0 इंटू एवरीथिंग 0, तो ए बार डॉट बी बार क्या आ जाता था 0। यानी कोई दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हम लाते थे, डॉट प्रोडक्ट। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये दो वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री। देखो अगर ये दो वेक्टर जो है ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये जो थीटा है 90 डिग्री, साइन 90 क्या होता है 1, साइन 90 क्या होता है 1, तो ए बार क्रॉस बी बार का आंसर क्या आएगा, ये ए बार मैग्नीट्यूड इंटू बी बार, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। बट समझो यहीं पर देखो मेन, अगर ए और बी दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है तो दोनों के बीच में थीटा कितना 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 90, थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 हो गया, 1 इंटू ये तो कुछ वैल्यू आएगा, और ये एन कैप क्या आ जाएगा, एक डायरेक्शन। मतलब ए बार क्रॉस बी बार अगर करोगे और दोनों 90 है तो इसका आंसर क्या आएगा, एक थर्ड वेक्टर आएगा, क्या आएगा, ए बार क्रॉस बी बार करोगे तो एक आंसर तीसरा वेक्टर आएगा जो इन दोनों को परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो जब भी परपेंडिकुलर होगा तो 0 नहीं आता। लेकिन अगर कोई दो वेक्टर समझो पैरेलल है, ये एक वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर है, दोनों पैरेलल है, इस तरह से दोनों पैरेलल है, देखो ये ब्लू और ग्रीन दोनों को ध्यान से देखो, दोनों पैरेलल है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 0। तो अगर समझो यहाँ साइन थीटा, एंगल थीटा 0 है, तो साइन 0 कितना होता है 0, तो ये 0 इंटू एवरीथिंग 0, तो क्या आ जाएगा ए बार क्रॉस बी बार का आंसर क्या आएगा, यहाँ से ए बार क्रॉस बी बार ये पूरा 0 इंटू यूनिट वेक्टर, तो 0 वेक्टर आ जाएगा, 0 इंटू यूनिट वेक्टर 0 वेक्टर, यानी ए बार क्रॉस बी बार क्या आ गया 0 आ गया। कब आ गया, जब ये थीटा कितना था, थीटा जब 0 था, थीटा 0 कब था, जब ए बार और बी बार पैरेलल था। अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है वो 0 होता है, ओके, थीटा 0 होगा तो ये सब 0 हो जाएगा, यानी ए बार क्रॉस बी बार 0 आया। इसका मतलब क्या, अगर ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड 0 है, देखो ये वेक्टर है तो ये 0 के ऊपर भी वेक्टर दिया, 0 वेक्टर,
अगर इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो। इसका मतलब आपको याद रखना है कि जब भी कोई दो वेक्टर पैरेलल होते, जब भी कोई दो वेक्टर पैरेलल होते तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जीरो होता है, समझे। यहाँ क्या था, जब भी कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो हम लोग डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट जीरो लेते थे 5.3 के अंदर। अगर हमें प्रूफ करना होता था कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो हम डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू लाते थे, ये जीरो आ जाता था डॉट प्रोडक्ट तो हम बोलते थे परपेंडिकुलर, है ना। तो वैसे क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता है मैग्नीट्यूड, समझे। यहाँ क्या था, परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आता था, यहाँ पर पैरेलल होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता है। अच्छा, यहाँ परपेंडिकुलर हुआ तो क्रॉस प्रोडक्ट में तो उसकी वैल्यू थर्ड वेक्टर आएगा। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, एक थर्ड वेक्टर आएगा जो इनको परपेंडिकुलर रहेगा। अब ये मैं बताना चाहूँगा, देखो आई डॉट आई मतलब क्या, सपोज ये आई वेक्टर है और इस वेक्टर का इसी वेक्टर के साथ डॉट करना है तो ये वेक्टर अपने आप के साथ पैरेलल है और कोई भी दो पैरेलल होगा वेक्टर तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। यहाँ पर एक मिनट, ये मैं क्रॉस लिखना था मुझे, मैंने डॉट लिख दिया। ये क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं हम लोग, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट वन होता है, आई डॉट आई वन होता है। अभी हम लोग क्रॉस की बात करें तो दो वेक्टर अगर सेम है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। दो वेक्टर अगर पैरेलल है, मतलब पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। तो ये दोनों सेम है मतलब ये अपने आप को पैरेलल रहेगा, ये वेक्टर ये अपने आप को पैरेलल रहेगा। सो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। याद करो सेम रहेगा, डॉट होगा तो वन आता है, सेम डॉट वन, आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन। बट जब क्रॉस होगा दोनों सेम है, आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो। देखो हाँ, कंपेयर करके याद करो, क्रॉस प्रोडक्ट में सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, डॉट प्रोडक्ट में सेल्फ डॉट प्रोडक्ट वन होता है। डॉट प्रोडक्ट में दोनों अलग होंगे तो जीरो आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों सेम होंगे तो जीरो आता है। ऐसे कंपेयर करके याद करो, डॉट प्रोडक्ट में दोनों अलग है तो जीरो आता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, ये डॉट मैंने लिख दिया था, सब क्रॉस है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अगर दोनों अलग है तो क्या आएगा, चलो बताने की कोशिश करूंगा, एकदम ध्यान से देखना। आई क्रॉस जे, वापस से लिख देता हूँ, देखो यहाँ ध्यान से, अगर आई क्रॉस जे है या तो जे क्रॉस के है या तो के क्रॉस आई है तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा। इसके लिए एक ट्रिक बताना चाहूँगा, आई जे के, इसको साइक्लिक फॉर्म में लिख दो इस तरह से, ठीक है। आई जे के यूनिट वेक्टर, ध्यान से देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। अगर समझो ये आई क्रॉस जे करोगे, क्या करोगे, आई क्रॉस जे तो आंसर तीसरा वेक्टर आएगा के, क्या आएगा, आई क्रॉस जे किया तो आंसर तीसरा वेक्टर आएगा के। यहाँ क्या होता था, दोनों अलग अलग होते थे, आई जे तो आंसर जीरो आता था डॉट के अंदर, बट क्रॉस के अंदर क्या होता है, आई क्रॉस जे किया तो तीसरा वेक्टर के आया। जे क्रॉस के करोगे, जे क्रॉस के तो आंसर तीसरा वेक्टर आई आ जाएगा, जे क्रॉस के आंसर आई। फिर के क्रॉस आई किया, के साथ आई को क्रॉस किया तो तीसरा वेक्टर जे आया, समझे कैसे आया। तो इस तरह से जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं अलग अलग वेक्टर तो ऐसे करते हैं। लेकिन समझो अगर साइक्लिक फॉर्म में नहीं है, मैंने बोला कि के क्रॉस जे करना है, ध्यान से देखना, के क्रॉस जे करना तो उल्टा आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब के क्रॉस जे करोगे तो आई आएगा, क्या आएगा, तीसरा वेक्टर आई, बट माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, आपको साइक्लिक यानी जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना, आई क्रॉस जे है तो के आएगा, जे क्रॉस के है तो आई आएगा, के क्रॉस आई है तो जे आएगा। बट उल्टा जाओगे, के क्रॉस जे तो आई आएगा बट निगेटिव आएगा। समझो मैं ऐसे आता हूँ, आई क्रॉस के, अगर मैं ऐसे जाता हूँ आई क्रॉस के, ओके एंटी क्लॉकवाइज तो जे आएगा बट निगेटिव आएगा, समझे। तो ये फॉलो करना है, ध्यान देना है। तो मैंने अभी बहुत सारी बातें बताई, चलो और कुछ बताता हूँ इसके बारे में, कुछ और प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं इसके बारे में। अभी ये बेसिक मैंने जो बताया था वो आपने लिख ही लिया होगा। आगे देखो, अगर मुझे ये जो यूनिट वेक्टर है एन कैप, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको पता ही है कि कोई अगर एक वेक्टर है ए बार और इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो अगर मुझे बोला गया यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए बार क्रॉस बी बार, ये जो ए बार क्रॉस बी बार है इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ये एन कैप। तो मैं क्या करूँगा, देखो ए बार ये है और ये बी बार है, ए बार और ये बी बार है, समझो इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो जो थर्ड वेक्टर आता है वो क्या आता है, ये
समझ में आ रहा है? ये ए बार है, ब्लू वाला ए बार है, ये बी बार है, तो ये क्या है? ए बार क्रॉस बी बार। ये ब्लैक वाले को क्या बोलेंगे? ए बार क्रॉस बी बार, जो परपेंडिकुलर है, और इसके अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर है एन कैप। तो ए बार क्रॉस बी बार मतलब क्या है? देखो यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज ये ए बार है और ये बी बार है, तो ये थर्ड वेक्टर है, ये ए बार ये बी बार है ना, तो ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये तीसरा वेक्टर जो होगा ये होगा ए बार क्रॉस बी बार, इसका नाम होगा ए बार क्रॉस बी बार, और इसके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो एन कैप है, समझे? तो अब ये जो एन कैप है इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के अलॉन्ग में वो कैसे आएगा? किसी भी यूनिट वेक्टर को फाइंड करने के लिए ये जो एन कैप है वो अलॉन्ग कौन सा वेक्टर है? ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस बी बार, इस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से, इसी के यानी ए बार क्रॉस बी बार के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, तो आपको यूनिट वेक्टर आ जाएगा। कभी किसी क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए बार एंड बी बार, और आप अगर उसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो ये इसका तरीका है। ओके, डॉट प्रोडक्ट में नहीं आता, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में अगर आप ये एक वेक्टर है ए बार और एक दूसरा वेक्टर है बी बार, इन दोनों का डॉट करोगे तो डॉट में जो आंसर है वो स्केलर आता है, डायरेक्शन नहीं आता, वेक्टर नहीं आता। क्रॉस करोगे तो थर्ड वेक्टर आ रहा है, बट डॉट प्रोडक्ट में नहीं आता, तो उसमें यूनिट वेक्टर नहीं पूछेगा। ए बार और बी बार के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है डॉट प्रोडक्ट से बताओ। अगर आपको ऐसे पूछा कि कोई दो वेक्टर है ए बार और बी बार और उसके क्रॉस प्रोडक्ट के अलॉन्ग जो भी है, या इन दोनों का जो क्रॉस करोगे तो उसके अलॉन्ग वेक्टर निकालो, उसका यूनिट वेक्टर, तो ऐसे करोगे। या तो सीधा अगर बोलेगा ए बार है और एक बी बार है, एक ऐसा वेक्टर जो इनको परपेंडिकुलर है, इन दोनों वेक्टर को जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, सपोज ये है, इन दोनों वेक्टर को जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालो। इसका मतलब हमें इनडायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट करने बोल रहा है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब एक थर्ड वेक्टर परपेंडिकुलर आता है। तो उसने ये नहीं बोला कि क्रॉस प्रोडक्ट करो, उसने ये बोला कि जो दो वेक्टर है दोनों, इन दोनों वेक्टर के अलॉन्ग जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर को जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसको निकालो। तो अगर इन दोनों वेक्टर को जो परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने बोला तो आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना आ जाएगा। और बोला कि ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालो, तो ये फॉर्मूला, इस ए बार क्रॉस बी बार को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। आगे देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो तरीके से होता है। जैसे बी बार प्लस सी बार है और इसके पहले क्रॉस है ए बार क्रॉस, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दूसरा तरीका है जैसे बी बार प्लस सी बार है और राइट साइड में क्रॉस है ए बार, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे होता है? देखो, ये ए बार एक बार बी बार के साथ होगा, ए बार क्रॉस बी बार। ओके, अभी समझो आज ही रक्षाबंधन है, मैं भी आज राखी बंधवा के आया हूँ, आज दिन भर उसमें ही बिजी था। ओके, तो उसके एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज यहाँ पर दो भाई हैं, बी और सी, दो भाई हैं और एक बहना है ए बार, और अब इसको राखी बांधना है दोनों भाई को। तो कैसे होगा कि ए बार पहले बी बार को राखी, ओके, पहली बहन जो है पहले भाई को राखी बांधेगी, ए बार क्रॉस बी बार, समझे? फिर प्लस, अब ये भाई की बारी हो गई, अब दूसरा भाई, अब यही बहन जाएगी दूसरे भाई के पास, सो ए बार क्रॉस सी बार। ये क्या हो गया? सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, ये आपको आता है सब, जस्ट ऐसे ही एग्जाम्पल दिया आपको। ओके, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या है? दोनों भाई पहले ही है, या तो आप ऐसे समझो कि दो बहनें हैं और एक भाई है, ऐसा समझो, दो बहनें हैं और एक भाई है, राइट साइड में है क्रॉस। तो अब क्या होगा कि पहली बहन जाएगी इस भाई को राखी बांधने, बी बार, पहली बहन गई इस भाई को राखी बांधने, बी बार क्रॉस ए बार, बांध दिया राखी। फिर प्लस, अब इसकी बारी, अब सी बार जाएगी ए बार के पास, सी बार क्रॉस ए बार। मतलब चीज़ें वही हैं, आपको ऑर्डर याद रखना है। पहले बी बार है तो बी बार क्रॉस ए बार करना है। आप ए बार क्रॉस बी बार नहीं कर सकते, ए पहले बी बाद में लिखोगे तो निगेटिव आ जाएगा, याद आ रहा है ना? ओके, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। अभी दूसरा देखो प्रॉपर्टी कि अगर m इंटू ए बार क्रॉस बी बार है, ए और बी दोनों वेक्टर है, दोनों के बीच में क्रॉस हो रहा है, बट उनके पहले एक स्केलर दिया, एक नंबर है, m मतलब ये वेक्टर नहीं है, देखो एक नंबर है। तो अगर कोई नंबर है तो इस नंबर को किसी के साथ भी अटैच कर सकते हो, m इंटू ए बार क्रॉस बी बार किया तो भी चलेगा। इस नंबर को बी बार के साथ अटैच किया, समझो ए बार क्रॉस, ये जो m है वो b बार के साथ अटैच हुआ तो भी चलेगा। ओके, जो स्केलर है वो किसी के साथ अटैच हो सकता है। अब वैसे ही समझो कि a बार के साथ कोई स्केलर है, b बार के साथ कोई स्केलर है। स्केलर मतलब नंबर है, सपोज ये 2 टाइम्स a बार इंटू 3 टाइम्स b बार है, तो जितने नंबर्स होते हैं ना स्केलर, उसको एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, m और n को एक साथ ले लो इस तरह से, और ये जो a बार और b बार है उसको क्रॉस रहने दो उसी ऑर्डर में।
तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है। अभी मैंने कोशिश की सारी प्रॉपर्टी जो है आपको बताने के लिए, इसको भी कॉपी कर लो। अभी मैं सबसे मेन बताता हूँ कि अगर ए बार क्रॉस बी बार होगा तो उसको या तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, अगर एंगल पता रहे, थीटा अगर पता रहे तो ए बार और बी बार का मैग्नीट्यूड अलग से निकाल के साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके यूनिट वेक्टर भी अगर है तो कर सकते हो, या तो ए बार क्रॉस बी बार का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये एन कैप की जरूरत नहीं है, अगर थीटा पता है और इन दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड पता है तो ये फॉर्मूला लगा। लेकिन अगर समझो ए बार और बी बार दोनों आई जे के फॉर्म में अलग अलग दो वेक्टर है आई जे के फॉर्म में, तो कैसे ए बार क्रॉस बी बार करना वो बताता हूँ, इसको कॉपी कर लो तब तक। सपोज हमें कोई दो वेक्टर दिया हुआ है, जो ए बार और बी बार है ये दिया हुआ है, दोनों आई जे के फॉर्म में है। जनरली ऐसे ही मिलेगा आपको, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, और ये जो B है, B बार दूसरा वेक्टर है, या तो आप ऐसे समझो ये A बार है ना, तो A1 A2 और A3, इसको ऐसे समझो, हाँ A1 A2 A3 समझो A बार है। B बार को ऐसे समझो B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप, जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, B3 के कैप। कोई दो वेक्टर दिया है, आपको याद होगा अगर हमें दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना होता था तो हम कैसे करते थे, सिर्फ आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करते थे, A1 और B1 को मल्टीप्लाई करते थे। अगर डॉट करना है तो अभी मैं क्रॉस सिखाने वाला हूँ, हमारा क्रॉस टॉपिक चालू, बट कंपेयर करके बता रहा हूँ। जे वाले को जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करते थे A2 B2, और के वाले को के वाले के साथ मल्टीप्लाई करते थे A3 B3, और ये सभी नंबर होते थे तो एक वैल्यू आती थी, वेक्टर नहीं आता था। ये क्या था, डॉट प्रोडक्ट था। लेकिन जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, ए बार क्रॉस बी बार, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो आपने क्या सीखा कि क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आप करते हो, किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो उसका आंसर एक तीसरा वेक्टर आता है, मतलब आंसर वेक्टर में आता है। डॉट प्रोडक्ट में जो आंसर स्केलर आता है, एक नंबर आता है, तो अब जो आंसर आएगा वेक्टर आएगा। दोनों का क्रॉस किया मतलब A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, इसका क्रॉस कर रहे हो इसका इसके साथ, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अब ये A क्रॉस B, A बार क्रॉस B बार कर रहे हो, मतलब इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो। कैसे करना होगा, तो इसका एक ट्रिक है, डिटर्मिनेंट फॉर्म से आप करोगे। एक तरह से डिटर्मिनेंट बना दो, ये जो आई जे के है, आई जे के कैप, ओके, आई कैप जे कैप के कैप कर दो। फिर जो पहला वेक्टर ए बार है, ये जो ए बार है, ए बार इसके कोएफिशिएंट क्या है, देखो आई जे के साथ में क्या है, A1 A2 A3, वो ले लो, A1 A2 A3, समझे। फिर जो बी बार है, ये दूसरा वेक्टर है, बी बार है, आई जे के साथ में क्या है, देखो B1 B2 B3, वो ले लो लाइन से। तो ये इस तरह से, अब जो भी आपको दो वेक्टर दिए होंगे उसको इस तरह से डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना, और फिर इसका आंसर लाने के लिए आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना, तो एक नया वेक्टर आ जाएगा। ए बार क्रॉस बी बार जो है इसका आंसर है वेक्टर के फॉर्म में आएगा। तो आपने अभी सीखा कि कोई भी दो वेक्टर होते हैं अगर आई जे के फॉर्म में, तो उसका डॉट प्रोडक्ट सीधा सीधा ऐसे करते, आई वाले कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देते जे वाले कोएफिशिएंट और के वाले कोएफिशिएंट को। बट अगर इन्हीं दोनों का क्रॉस करना होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट एक थर्ड वेक्टर आएगा, तो इस डिटर्मिनेंट फॉर्म से आपको करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जब भी सम आएगा ज़्यादातर क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए और दो वेक्टर दिए होंगे तो आप इस तरह से ही करोगे। अगर आपको बोला जाएगा कि ये एक वेक्टर है ए बार, ये दूसरा वेक्टर है बी बार, तो आप एक थर्ड वेक्टर निकालो जो इन दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर, तो आप समझ जाना आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने बोल रहे हैं, ठीक है। चलो आओ कुछ और कंसेप्ट देखते हैं, इसको कॉपी करो। बेसिक के अंदर और एक लास्ट कंसेप्ट देख लेते हैं कि जो ये ए बार क्रॉस बी बार होता है, ए बार क्रॉस बी बार होता है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, कि अगर कोई दो वेक्टर है ए बार और ये जो बी बार है, इनका क्रॉस किए तो ये आता है, ये क्या आता है, ए बार और बी बार का क्रॉस प्रोडक्ट ये आता है थर्ड वेक्टर। बट अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड की बात करूं, ये तो डायरेक्शन दे रहा है, इसकी मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो कितना आएगा वो देखने के लिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। सपोज कोई एक वेक्टर है ये ए बार है, एक दूसरा वेक्टर है बी बार, रुको एक मिनट, हाँ थोड़ा सा मैं अब पैरेललोग्राम बना रहा हूँ। ये वेक्टर है सपोज ए बार है और इसी के ओरिजिन से दूसरा एक वेक्टर जा रहा है बी बार, ओके, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं, ये बी बार है समझो, ओके, दो वेक्टर है हैविंग कॉमन ओरिजिन। अब समझो मैं पैरेललोग्राम बनाता हूँ, यहाँ से इसको पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ किया और इसको पैरेलल एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया, तो ये एक पैरेललोग्राम है, ओके। तो ये जो वेक्टर ये ए बार, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, दिस इज ए बार, ये जो वेक्टर है ये बी बार, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ बी बार, ओके।
ओके ये पैरेललोग्राम है। सपोज ये जो वाला पॉइंट है यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस तरह से। ओके तो ये परपेंडिकुलर है। ओके तो अब इस पैरेललोग्राम के अंदर क्या हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। बेस और हाइट देखो, अभी आपको पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कोई भी जो पैरेललोग्राम होता है उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है, बराबर, बेस इनटू हाइट। तो अब एरिया क्या है, देखो बेस, यहाँ पर बेस की बात करेंगे, ये बेस क्या है ये। ओके जब भी एरिया फाइंड करना, एरिया स्केलर क्वांटिटी, एरिया में हम वेक्टर नहीं लगाएंगे, यानी उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, डायरेक्शन नहीं लेंगे। सो बेस, समझो ये बेस है, बेस क्या है बी बार, बेस बी बार इनटू हाइट। अब हाइट क्या चाहिए, बी बार तो वेक्टर है तो हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड, यानी हमने क्या लिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें बी बार। अब ये बेस था, हाइट तो ये है, इसकी वैल्यू पता है, नहीं पता है। सपोज इसका नाम हम लेते हैं ए बी और ये समझो सी है और ये समझो थीटा है। ये दोनों वेक्टर जो हमारे थे ना ए बार और बी बार, उनके बीच का एंगल थीटा है। अगर मैं इसका साइन करूँ, साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपोजिट, अपोजिट अपॉन हाइपो, याद आ रहा है, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। सो ए बी अपॉन ए सी क्या है, देखो ए सी ये ए बार है बट उसकी मैग्नीट्यूड हम लेते हैं बिकॉज हम सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से ए बी क्या आ जाएगा, ये ए बार यहाँ आया तो ए बार मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ये क्या है ए बी आया। ये जो ए बी है वो क्या आया, ए बार का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ये आया। ओके डॉट और क्रॉस कुछ मत लगाओ। सो अब बेस क्या था, देखो बेस था बी बार, ये बेस था। हाइट क्या है, ये हाइट ए बार साइन थीटा और ए बार और बी बार ये मैग्नीट्यूड है, ये दोनों मैग्नीट्यूड है। तो आगे पीछे हुआ मैग्नीट्यूड चलेगा, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर है। सो ये जो है ये क्या था, यहाँ से देखो ए बार बी बार और साइन थीटा, अगर एन कैप को नहीं देखेंगे तो ये इसका मैग्नीट्यूड जब लेते तो एन कैप नहीं आता, याद आ रहा है। ये क्या है, ए बार बी बार का दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ए बार बी बार का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। मतलब एक्चुअल में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो कैसे आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये मतलब क्या है कि ए बार क्रॉस बी बार, ओके, और यहाँ एन कैप नहीं है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड है ना। ये जो था ये क्या था, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो अगर और उसका अगर मैग्नीट्यूड लेते हो तो ये हमें क्या देने वाला है, इन दोनों वेक्टर से जो हमें पैरेललोग्राम मिलता है, ओके रिलेटेड, उस पैरेललोग्राम का एरिया हमको मिलता है। तो अब कभी किसी पैरेललोग्राम का आपको एरिया फाइंड करने के लिए कोई क्वेश्चन आता है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट वेक्टर्स ए बार एंड बी बार, इस तरह से आता है, तो आप क्या करोगे, सीधे उसका एरिया निकालने के लिए इन लोगों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा 5.4 एक्सरसाइज है, ये पूरा क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है और 5.4 के अंदर अप्रॉक्स 18 क्वेश्चन है, बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। ये चैप्टर ही थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि 3D चैप्टर को इसमें डाल दिया है बीच में और बहुत सारे जो कंसेप्ट वेक्टर के लास्ट ईयर नहीं थे वो भी बढ़ा दिया है। तो आपको क्या करना है कि इस चैप्टर को अच्छे से देखो, मैं एकदम आराम से कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये चैप्टर होने के बाद समझो सिलेबस खत्म ही है। तो ये चैप्टर मैं बहुत डीप में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं 5.4 का चाहिए तो 5-6 क्वेश्चन करा सकता था, लेकिन मैंने उसको नहीं लिया हाथ में। जब तक कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चंस के सोल्यूशन रट्टा मार के करेंगे तो वो मुझे नहीं चलेगा। मैं आपको क्या करता हूँ, आपको बेसिक जानबूझ के अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन तो आप खुद से भी कर लोगे, कंसेप्ट पता चल गया तो ओके। तो ये मेरा कंसेप्ट है, इसलिए मैं आपको जानबूझ के ज़्यादा टाइम बेसिक बताते रहता हूँ। तो ये 5.4 सीखने के लिए अगर आपको इतना सब कुछ पता चल गया जितना आज के लेक्चर में मैंने बताया तो आप समझो एक्सपर्ट हो गए और 5.4 आ गया। लेकिन याद रखना जब भी आप 5.4 करोगे तो 5.3 के साथ कंपेयर करके ही करना, बिकॉज जो 5.4 है वेक्टर्स का ये क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है। वेक्टर प्रोडक्ट को ही क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, ओके ऐसा क्रॉस होता है। और जो 5.3 है वो स्केलर प्रोडक्ट था, उसको डॉट प्रोडक्ट बोलते थे, यहाँ ए बार डॉट बी बार आता था। कंपेरेटिवली स्टडी करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे और आपका कोई सम रॉन्ग नहीं होगा। उम्मीद करूंगा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप मुझसे सीख रहे हैं। अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है, बेनिफिशियल लग रहा है तो ज़रूर इस चैनल को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मेरे हर लेक्चर जब भी अपलोड होते हैं तो एक लाइक कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, 5.4 के हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उस लेक्चर में। बाय।